अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो भी ठीक है। अच्छा, ये एक शॉर्ट वीडियो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी IFRS 5 के बनाने के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो है। IFRS 5 स्टैंड्स, इसमें क्या है टॉपिक, एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, मैं आपको फोकस करूँगा एसेट हेल्ड फॉर सेल पे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस तो वो सिंपल सा आपको ये सेम रखना है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एसेट हेल्ड फॉर सेल होता है जो कि आपने एसेट सेल पे आपने रख लिया होता है, डैट इज़ कॉल्ड एसेट हेल्ड फॉर सेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एसेट्स हैं, उसमें से एक एसेट को आपने डिसाइड कर लिया कि इसको मैंने सेल करना है, डैट इज़ कॉल्ड एसेट हेल्ड फॉर सेल। उसको अपने नॉन करंट एसेट से आप निकालेंगे और उसे एसेट हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में करंट एसेट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। अब उसमें किसको कब एक एसेट हेल्ड फॉर सेल होगा, ये आपके पास ऑलरेडी है इसकी ये स्लाइड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एसेट हेल्ड फॉर सेल हम उसे तब रखेंगे जब उसकी कैरिंग वैल्यू जो है, कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से जितनी भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है वो आप माइनस कर देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। अब अगर एक एसेट है, आपके पास उसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है 10,000, मार्केट में उसे आप सेल करने जाते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है लेट्स से 15,000, आपका वो एसेट सेल हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस एसेट को सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये है इसकी एक कि उसको यूज़ करने का आपको इतना फ़ायदा नहीं है, रादर कि आप उसको सेल करते हैं, सेल करके आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो बजाय से कि आप उस एसेट को यूज़ करो। देखो, कैरिंग वैल्यू मींस वो वैल्यू जो आप यूज़ कर सकते हैं। 10,000 कैरिंग वैल्यू है, फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू में आपको उसकी मिली है 15,000, तो डेफिनेटली आप उसको सेल कर देंगे। तो ये एक टर्म एक है इसमें कॉन्सेप्ट कि हम इस वजह से एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल में ले जाएंगे। दूसरा, किस एसेट को हम हेल्ड फॉर सेल में कब लेके जाएंगे, जब वो आप उसे फ़ौरन इमीडिएट सेल पे रख दें प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक है, तो वो आपको एसेट हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में लेके जाने के लिए ये 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि वो इमीडिएटली अवेलेबल हो सेल के लिए, ये ना हो कि आप उससे कहें कि चलो 1 साल बाद मैं उसको सेल करूँगा लेकिन आज उसे मैं हेल्ड फॉर सेल में रख लेता हूँ। दूसरी है कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल मीन्स कि उसका मोर देन 50% चांसेस हों, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हों कि वो सेल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 2 कंडीशंस हैं एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी मेजरमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल है। इसकी मेजरमेंट क्या होगी, मतलब मेजरमेंट क्या है, इसको हमने एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल में लिख रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट हमने कैसे करनी है। सबसे पहले एक आपने अगर एसेट हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में किसी भी एसेट को लिखेंगे तो सबसे पहले आपने फार्मूला यूज़ करना है, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि आपके पास कैरिंग वैल्यू लेंगे, उसके बाद फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल को माइनस करेंगे, फिर कैरिंग वैल्यू और जो आपकी नेट फेयर वैल्यू आएगी, मींस फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो और कैरिंग वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। जो लोअर वैल्यू होगी इन दोनों में से उस वैल्यू पे अपने एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनी रिडक्शन वैल्यू इज रिकॉर्डेड एज एन इम्पेयरमेंट थ्रू प्रॉफिट और लॉस। इसको हम आके अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल पे जाने से पहले ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वंस क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, अगर एक दफ़ा आपने एक एसेट को लिख लिया हेल्ड फॉर सेल में तो फिर उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, और जो सब्सीक्वेंट सेल, जब वो बाद में एसेट सेल हो जाएगा हेल्ड फॉर सेल में लिखने के बाद, तो फिर उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है सेल पे वो हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे पहले करते थे। ये अब एग्जांपल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सारी एग्जांपल को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसमें वो आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी को उसने एसेट बाय किया 120,000 का, फिर उसके बाद 30 नवंबर को उसने ये डिसाइड किया कि इसको मैं हेल्ड फॉर सेल में इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब इस स्टेट पे आपने ज़ाहिर है इसकी कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। IAS 16 को यूज़ करते हुए आप इसकी कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आप खुद कर लें, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि वो कह रहा है कि एट दैट डेट यानी कि 30 नवंबर पे उसकी जो एसेट की जो मार्केट वैल्यू है 70,000 है और कॉस्ट टू सेल है 2,000। वो कह रहा है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। अच्छा, अब हमने इसमें बताना है कि एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि SPL में
यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट रिकॉर्ड होगी और कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये बेसिकली पूछ रहा है आपसे। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं एसेट को हेल्ड फॉर सेल पे क्लासीफाई कर रहा हूँ, क्लासीफाई मींस उसे एक एसेट की कैटेगरी से निकाल के हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में रिकॉर्ड करने लगा हूँ। अब जो भी एसेट हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में जब ये एसेट जाएगा तो वो आपके करंट एसेट्स में जाकर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो विद इन 12 मंथ सेल हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन पे मैं डायरेक्टली जाता हूँ, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अब इसमें मेरे पास कैरिंग वैल्यू जो एसेट की आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आ रही है 73,000। हमारे फार्मूले में हमें क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू चाहिए और दूसरी फिगर चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपनी दोबारा उसी स्लाइड पे जो हमारी थी, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में से लोअर अमाउंट आपने ली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में हमने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 73,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कि आपको क्वेश्चन में 70,000 गिवन है और कॉस्ट टू सेल भी गिवन है, यानी कि सेल करने के लिए जो आपको कॉस्ट है, किसी को ब्रोकर की फीस वगैरह एक्सेट्रा, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आ गई। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू IFRS 5 मुझे एसेट हेल्ड फॉर सेल किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, इन दोनों में से कैरिंग वैल्यू और 68,000 की लोअर अमाउंट। इन दोनों में से लोअर है आपकी 68,000। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 68,000 पे अपने एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है अंडर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में। लेकिन अगर आप देखें मेरे पास जो रिकॉर्ड वैल्यू हुई हुई है वो 73,000 हुई हुई है। इसका मतलब ये हुआ जब मैं उसे 68,000 पे रिकॉर्ड करूँगा तो मेरे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, 73,000 से आपकी 68,000 पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी कैरिंग वैल्यू में से 5,000 माइनस करूँगा, 5,000 माइनस करूँगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ये लोअर वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 73,000 मेरी कैरिंग वैल्यू है, उसमें से 5,000 माइनस करूँगा तो फिर जो है ये अमाउंट आएगी 68,000। जो 5,000 माइनस करूँगा वो इसकी वैल्यू कम हुई है, मार्केट वैल्यू की निस्बत कम हुई है। अब जो 5,000 कम हुआ है इसको मैं प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करूँगा एज एन इम्पेयरमेंट। कोई भी लॉस होता है आपका, वो आपका रेगुलर लॉस लाइक इम्पेयरमेंट लॉस है, उसको मैं बेसिकली SPL में ही रिकॉर्ड करता हूँ। इसकी एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट आपकी डेबिट होगी और एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। एसेट जब क्रेडिट होगा तो 73,000 से वो 68,000 रुपये खुद आ जाएगा। तो एसेट हेल्ड फॉर सेल मेरी SOFP में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में जाएगा और एसेट हेल्ड फॉर सेल में 68,000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरी जो पहले कैलकुलेट हुई है इस ईयर की 11,000 हो जाएगी, जो आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, यानी कि 1 जनवरी से 30 नवंबर तक। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट आ जाएगा 5,000। ये था आपका एसेट हेल्ड फॉर सेल। बाकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है वो एक इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। उसमें एक अगर आपका बिज़नेस का एक पार्ट अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो फिर उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, ये है उसका पार्ट। अगर कोई मेरा बेसिकली कोई बिज़नेस का कोई ऑपरेशन या कोई प्रोडक्ट अगर बंद हो जाती है तो उसे मैं सिर्फ डिस्क्लोज़ करूँगा, प्रॉफिट और लॉस में के फेस पे उसको डिस्क्लोज़ करूँगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में उसको बताऊँगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताऊँगा। ये बस आपने थोड़ा सा ये है, इसकी वर्किंग आगे से कोई मुश्किल नहीं है। आगे से हम आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे इसका डायरेक्ट मैं बेसिकली सोल्यूशन पे जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास वो कि ये जो फिगर्स आपके पास अवेलेबल हैं ये टोटल फिगर्स हैं, यानी कि सारे के सारा बिजनेस जो कि बंद भी होने वाला है, जिसको आपने कह दिया कि ये बंद हो जाएगा वो, और जो चल रहा है वो, ये दोनों फिगर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये वो फिगर्स हैं इसमें, ये वाली फिगर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये वो वाली फिगर्स हैं जिस बिज़नेस को मैं क्लोज़ करने लगा हूँ या जिस ऑपरेशन को मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, ये उसकी फिगर्स हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बेसिकली मैं इन वाली फिगर्स में से ये वाली फिगर्स माइनस करूँगा, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। इसको मैं सेपरेट कर दूँगा अपने करंट जो मेरे ऑपरेशन जा रहे हैं उसमें से। ठीक है, ये मेन काम होगा। तो इसको मैं जब सेपरेट करूँगा तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, तो ये फिगर सेपरेट हो जाएगी।
और ये आपका सेपरेट एक डिस्क्लोजर आ जाएगा उस बिज़नेस का जो कि बेसिकली तेरा अभी बंद होने वाला है। तो खैर डिस्काउंटेड ऑपरेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका फोकस होना चाहिए एसेट हेल्ड फॉर सेल। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।